आज के इस डीप डाइव सेशन में आप सभी के बिहाफ पर मैं अपने स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। देखो, आज के स्पेशल सेशन में हम उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स और जीके को कुछ विजुअल स्लाइड्स के जरिए कवर करेंगे, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। जी सर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस नए तरीके से सीखने के लिए। ये विजुअल फॉर्मेट को लेकर मेरी क्यूरोसिटी काफ़ी बढ़ गई है। बहुत बढ़िया। एक बार जब हम विजुअल से चीजें समझते हैं ना, तो रिटेंशन काफी बेहतर होता है। तो शुरू करें। चलो सबसे पहली स्लाइड देखते हैं। जी सर, बिल्कुल। देखो, इस स्लाइड पर यूपी का एक बड़ा सा 3D मैप दिख रहा है। हाँ, और उसके आसपास ये स्मार्ट सिटी की बिल्डिंग्स जैसा कुछ बना है। एकदम सही। और ये जो चमकती हुई डिजिटल नेटवर्क लाइंस है ना, ये कनेक्टिविटी को दिखा रही हैं। इस स्लाइड के हेडलाइन है नवाचार और शहरी विकास। अच्छा। इसमें 3 की पॉइंट्स हैं। पहला, लखनऊ यूनिवर्सिटी में यूपी का पहला डिजिटल म्यूजियम बना है। दूसरा, यूपी अब डिजिटल ट्रांजैक्शंस में पूरे देश में नंबर 1 पर आ गया है। और तीसरा, लखनऊ को नॉलेज सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। ओह वाओ। पर सर, मेरा एक डाउट है यहाँ। हाँ, पूछो। यूपी जैसा इतना बड़ा और रूरल स्टेट अचानक से डिजिटल ट्रांजैक्शंस में नंबर 1 आना कैसे पॉसिबल हो गया? ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। देखो, इसका रीजन है यूपीआई की आसान कनेक्टिविटी और गवर्नमेंट की डिजिटल स्कीम्स। मतलब गांव तक इंटरनेट पहुंचने की वजह से? बिल्कुल। अब गांव-गांव में छोटी-छोटी दुकानों तक क्यूआर कोड का इस्तेमाल इतना आम हो गया है कि कैश की जरूरत ही कम पड़ती है। इसलिए ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम बढ़ गया। समझ गए। सर, ये नीचे जो रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में पॉइंट दिया है, वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? इसके एग्जाम्स में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड यानी अपनी तरह के पहले इनिशिएटिव्स पर सीधे सवाल आते हैं। एग्जामिनर ऐसी ही चीजें टारगेट करता है। जी सर, इसको मैं मार्क कर लेती हूँ। चलो, अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है सर। इस नई स्लाइड पर ध्यान से देखो, भारत और यूपी का मैप बना है। हाँ, और उसके ऊपर एक कैलेंडर के पेजेस उड़ते हुए दिख रहे हैं। सही पकड़ा। ये स्लाइड हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए है। हेडलाइन है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस 2026। अच्छा। इसमें देखो, 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है, जो 2018 से शुरू हुआ। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है, जिसकी थीम है हिंदी हमारी पहचान। थीम्स बहुत आती हैं एग्जाम में। एकदम। और एक और है, 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है, जिसकी थीम भविष्य की बेटियां डिजिटल और सशक्त रखी गई है। सर, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। हाँ हाँ, बताओ। ये यूपी दिवस मनाना 2018 में ही क्यों शुरू हुआ? मतलब पहले क्यों नहीं मनाया जाता था? बहुत लॉजिकल डाउट है। देखो, 1950 में राज्य का नाम उत्तर प्रदेश जरूर पड़ा था, पर ऑफिशियली इस दिन को एक उत्सव और कल्चरल प्राइड के रूप में मनाने का फैसला 2018 में ही लिया गया। अच्छा, ताकि लोगों का स्टेट के प्रति जुड़ाव बढ़े? बिल्कुल सही। एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने के लिए ये किया गया। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में दिए गए सवाल एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं? इस बॉक्स में देखो, 77th रिपब्लिक डे की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष दी है और राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम मेरा भारत मेरा वोट लिखी है। इन्हें याद रखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर थीम्स मैचिंग के लिए आती हैं। लिस्ट ए को लिस्ट बी से मिलाना होता है। वहां एक्यूरेट याद होना जरूरी है। ठीक है सर, समझ गई। अब हम तीसरी स्लाइड देखते हैं। जी, देखिए, इसमें मैप के पास ये कैसा आइकॉन है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के ब्रेन चिप का आइकन है। हेडलाइन है उत्तर प्रदेश में एआई और तकनीक। ओ, AI इन यूपी। हाँ, देखो, ग्रेटर नोएडा में देश का पहला सहकारी एआई क्लिनिक खुला है। यूपी पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए यच नाम का एक एआई ऐप लॉन्च किया है। यच AI ऐप? जी हाँ, और रोड सेफ्टी के लिए एआई यूज करने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। सर, मेरा एक बड़ा डाउट है। ये AI क्लिनिक का क्या मतलब है? क्या वहाँ रोबोट्स आके इलाज करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि वह रोबोट सर्जरी कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है वहाँ? देखो, एआई सिस्टम दरअसल डॉक्टर्स की मदद करने के लिए है। वो बीमारियों का जल्दी और सटीक डायग्नोसिस करने में और हजारों पेजेस का डेटा सेकंड में एनालाइज करने में हेल्प करता है। अच्छा, मतलब डॉक्टर्स के असिस्टेंट की तरह काम करता है। एकदम सही। सर, ये रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में कुछ नए MCQs दिख रहे हैं। उनमें क्या खास है? इसमें 2 बहुत खास पॉइंट हैं। पहला, जुडिशियल सिस्टम में एआई यूज करने वाला पहला जिला संभल बन गया है। संभल, ठीक है। और दूसरा, पहला एआई सक्षम यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ बना है। ये लोकल टेक करंट अफेयर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इन्हें रटना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, इन्हें मैं हाईलाइट कर रही हूँ।
चलो अगली स्लाइड पर चलते हैं जो नेचर से जुड़ी है। जी सर, मैप पर काफी पेड़ और एक बड़ी झील दिख रही है। सही कहा। ये पेड़ और पानी की झील के ग्राफिक्स बता रहे हैं कि हम पर्यावरण और रामसर साइट्स की बात करने वाले हैं। हेडलाइन भी यही है। रामसर साइट से तो हमेशा सवाल आते हैं। हाँ, देखो, इटावा का पटना पक्षी विहार अब यूपी की 11वीं और सबसे छोटी रामसर साइट बन गई है। अच्छा, सबसे छोटी? और अब यूपी में टोटल 12 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। एक और फैक्ट, सबसे ज्यादा अमृत सरोवर भी पूरे देश में यूपी में ही है। सर, किसी झील या पक्षी विहार को रामसर साइट बनने से एक्चुअली में क्या फायदा मिलता है? देखो, रामसर टैग मिलने का मतलब है कि उसे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल रही है। मतलब ग्लोबल लेवल पर पहचान? हाँ, और सिर्फ पहचान नहीं, उसके कंजर्वेशन के लिए एक्स्ट्रा फंड्स मिलते हैं और वहाँ का इकोसिस्टम स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट होता है ताकि कोई वहाँ कचरा या कंस्ट्रक्शन ना कर सके। ये तो बहुत अच्छी बात है। सर, ये नीचे रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या ध्यान रखने वाली बात है? इस बॉक्स में बार्री रामसर साइट यानी शेखा झील अलीगढ़ और इको सेंसिटिव जोन पर्वती अर्गा विहार गोंडा का नाम दिया है। इन्हें याद रखने की कोई ट्रिक है क्या? ट्रिक यही है कि इनके नाम जिला के साथ मैच करके याद करो। एनवायरनमेंट सेक्शन से ऐसे लोकेशंस मैचिंग वाले सवालों में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, जिला और साइट का नाम एक साथ याद करूंगी। अब 5वीं स्लाइड देखते हैं जो हेल्थ अवेयरनेस पर है। बिल्कुल सर, यहाँ एक डीएनए स्ट्रैंड और स्टेथोस्कोप का आइकन बना है। हाँ, और मैप पर प्लस मार्क्स भी हैं जो मेडिकल फील्ड को दर्शाते हैं। हेडलाइन है स्वास्थ्य और विज्ञान दिवस 2026। अच्छा। इसमें देखो, विश्व कैंसर दिवस जो 4 फेब को होता है, उसकी थीम यूनाइटेड बाय यूनिक है। किडनी दिवस जो 12 मार्च को है, उसकी थीम सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य है। और लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग की थीम गरिमा के साथ जीवन है। सर, एक सेकंड, ये यूनाइटेड बाय यूनिक थीम सुनने में थोड़ी अजीब लग रही है। इसका असल मतलब क्या है? देखो, आसान भाषा में समझाता हूँ। हर कैंसर पेशेंट की तकलीफ, उसकी बॉडी का रिस्पॉन्स और उसकी लड़ाई अलग यानी यूनिक होती है। हाँ, सबका केस अलग होता है। लेकिन इस बीमारी को हराने के लिए हमें यानी डॉक्टर्स, रिसर्च और सोसाइटी को एकजुट यानी यूनाइटेड होना पड़ेगा। इसीलिए यूनाइटेड बाय यूनिक। ओह, अब समझ आया। कितनी डीप मीनिंग है इसकी। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में जो साइंस और टीबी से जुड़े फैक्ट्स हैं, उनकी तैयारी कैसे करें? यहाँ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम विमेन इन साइंस कैटलाइजिंग और टीबी दिवस की थीम हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं लिखी है। इन्हें स्पेशल अटेंशन क्यों देना है? क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट और डिजीज एलिमिनेशन वाले टॉपिक्स एग्जामिनर के हमेशा से फेवरेट्स होते हैं। इन पर सीधे सवाल बनते हैं। जी सर, नोटेड। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अपवर्ड एरो ग्राफ और रुपए का निशान बना है। सही पहचाना, यानी ये इकोनॉमी की स्लाइड है। हेडलाइन है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और बजट। बजट पर तो काफी डेटा पूछा जाता है। बिल्कुल, इस बार यूपी की इकोनॉमी में पिछले साल के मुकाबले 12.9% की वृद्धि हुई है। 12.9%, ठीक है। और यूपी अब जीआई टैगिंग में देश में पहले स्थान पर आ गया है। इसके अलावा शून्य गरीबी कार्यक्रम का नाम अब डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रख दिया गया है। सर, एक डाउट है। आम लोग तो समझते हैं कि सिर्फ बड़ी फैक्ट्रीज लगने से इकोनॉमी बढ़ती है। ये जीआई टैग इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करता है? देखो, इसे एक सिंपल उदाहरण से समझो। जब किसी लोकल प्रोडक्ट जैसे बनारसी साड़ी या मलिहाबाद के आम को जीआई टैग मिलता है ना, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। हाँ, उसकी इंटरनेशनल मार्केट में ब्रांडिंग होती है, डुप्लीकेट चीजें बंद हो जाती हैं, डिमांड बढ़ती है और लोकल आर्टिजन्स को डायरेक्ट पैसा मिलता है। ये ग्रास रूट इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करता है। वाह, ये तो काफी पावरफुल टूल है। सर, ये रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स के फिगर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं? बहुत ज्यादा। इसमें $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट ईयर 2029 लिखा है और कुल बजट राशि 9.11 लाख करोड़ रुपए दी गई है। इनको एग्जैक्ट याद करना होगा क्या? बिल्कुल। इकोनॉमिकल डेटा एग्जाम्स में एग्जैक्ट फिगर्स में पूछा जाता है, राउंड ऑफ में नहीं। एक एक डिजिट याद होनी चाहिए। ठीक है सर, मैं इसको बार बार रिवाइज करूंगी। अब हमारी अगली स्लाइड सामाजिक कल्याण पर है। ठीक है सर, यहाँ एक परिवार और शील्ड का आइकन बना हुआ है। हाँ, शील्ड यानी सुरक्षा। हेडलाइन है महिलाओं और सामाजिक कल्याण योजनाएं। इसमें क्या नया अपडेट है? इस साल निराश्रित महिला और दिव्यांग पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। अच्छा, 500 रुपए का इंक्रीमेंट। और ट्रांसजेंडर्स को सोसाइटी में जोड़ने के लिए उन्हें रेशन कार्ड देने का अभियान शुरू हुआ है।
साथ ही सोनभद्र जिले में नव्य पहल नाम की एक स्कीम शुरू की गई है। सर, ये सोनभद्रा में जो नव्य पहल है, इसका मेन फोकस किस चीज पर है? देखो, सोनभद्रा एक आदिवासी और थोड़ा पिछड़ा क्षेत्र है। वहाँ की स्थानीय महिलाओं के स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के लिए ये एक जिला स्तरीय विशेष स्कीम है। मतलब सिर्फ उसी जिले के लिए टारगेट की गई हाँ, है? बिल्कुल। सर, ये रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में जो योजनाएं हैं, उन्हें कैसे ध्यान में रखा जाए? इस बॉक्स में कन्या सुमंगला योजना की नई राशि 25,000 रुपए और ग्रामीण महिलाओं की रेशम सखी योजना दी गई है। इनमें क्या ट्रिक है सर? ट्रिक ये है कि फाइनेंशियल स्कीम्स के बदले हुए अमाउंट्स, जैसे 15,000 से 25,000 होना, एग्जाम में कंफ्यूजिंग ऑप्शंस बनाकर आते हैं। आपको एग्जैक्ट अमाउंट याद रखना है। जी सर, फिगर्स पर मैं स्पेशल ध्यान दूंगी। चलो, अब अगली स्लाइड देखते हैं जिसमें फैक्ट्रीज की बात हो रही है। जी सर, मैप पर इंडस्ट्रियल गियर और फैक्ट्री के 3D आइकन्स दिख रहे हैं। सही देखा आपने। हेडलाइन है औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इसमें कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं? लखीमपुर खीरी में देश का पहला बायोप्लास्टिक प्लांट लग रहा है। प्रयागराज में बायो CNG संयंत्र बन रहा है। और कानपुर में? कानपुर में पहला फुटवेयर पार्क बनने जा रहा है। सर, ये बायोप्लास्टिक क्या होता है और ये नॉर्मल प्लास्टिक से अलग कैसे होता है, और यूपी में ही क्यों लग रहा है? देखो, नॉर्मल प्लास्टिक पेट्रोलियम से बनता है जो सड़ता नहीं है, पर बायोप्लास्टिक गन्ना और मक्का जैसे खेती के अवशेष से बनता है। अच्छा, खेती के वेस्ट से? हाँ, अब क्योंकि यूपी एक कृषि प्रधान राज्य है, तो यहाँ गन्ना आसानी से और सस्ते में मिल जाएगा। ये इको फ्रेंडली भी है और किसान को भी फायदा देगा। ये तो डबल फायदा हो गया। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स के क्वेश्चंस का पेपर में आने का कितना चांस है? पूरा 100% चांस है। इसमें पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी ग्रेटर नोएडा में और पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गोरखपुर में बनने की बात लिखी है। ये बर्निंग टॉपिक्स है ना? बिल्कुल। ग्रीन एनर्जी और EV बैटरीज के लिए लिथियम आजकल ग्लोबल बर्निंग टॉपिक्स हैं, इसलिए ये सवाल जरूर आएगा। ठीक है सर, इसे मैं डबल मार्क कर लेती हूँ। अब 8वीं-9वीं स्लाइड पर आते हैं जो परंपरा और संस्कृति से जुड़ी हैं। बहुत बढ़िया, देखते हैं। ये यूपी का मैप सुनहरे रंग में काफी निखरा हुआ लग रहा है। हाँ, और उस पर मंदिर और घंटी के ग्राफिक्स भी हैं। हेडलाइन है सांस्कृतिक और धार्मिक उपलब्धियां। इस सेक्शन से तो यूपी एग्जाम्स में बहुत आता है। हाँ, देखो, प्रयागराज में 52 फीट ऊंचा 3D महामृत्युंजय यंत्र बनाया गया है। महाकुंभ 2026 की डेट्स 13 जैन से 26 फेब तय की गई हैं। और अयोध्या में भी कुछ मिला है ना? बिल्कुल, अयोध्या में 200 साल पुरानी रामचरितमानस की रेयर पांडुलिपि मिली है। सर, मेरा एक डाउट है। आमतौर पर यंत्र तो मंदिरों में काफी छोटे होते हैं। ये 52 फीट का, वो भी 3D यंत्र बनाने के पीछे क्या मकसद है? देखो, ये एंशिएंट स्पिरिचुअल साइंस और आधुनिक 3D टेक्नोलॉजी का एक महासागम है। अच्छा, दोनों का कॉम्बिनेशन। हाँ, और कुंभ मेले में दुनिया भर से जो श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए ये ध्यान और आकर्षण का एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। समझ गए। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स की ग्रैमी अवार्ड वाली बात काफी अहम लग रही है मुझे। बहुत अहम है। 68 ग्रैमी के लिए साउंड ऑफ कुंभ नाम के एल्बम को नॉमिनेट किया गया है। साथ ही अयोध्या में एक फ्लोटिंग स्नान घाट बन रहा है। ग्रैमी नॉमिनेशन से तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। हाँ, जब लोकल कल्चर को ऐसी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलती है, तो करंट अफेयर्स में इसका वेटेज काफी बढ़ जाता है। जी सर, बिल्कुल ध्यान रखूंगी। चलो, अब एजुकेशन वाली अगली स्लाइड की तरफ चलें। बिल्कुल सर। यहाँ ग्रेजुएशन कैप्स और बिखरी हुई किताबों के आइकन्स बने हैं। ये शिक्षा और संस्थान की स्लाइड है। हेडलाइन है शिक्षा और संस्थान। इसमें क्या नए अपडेट्स हैं? देखो, गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी खुल रही है, जो स्टेट का पहला आयुष विश्वविद्यालय है। और आगरा में पहली डिजिटल लाइब्रेरी बनी है। और ये विद्या समीक्षा केंद्र क्या है? विद्या समीक्षा केंद्रों को अब एक टोल फ्री सिस्टम से जोड़ दिया गया है, ताकि एजुकेशन की मॉनिटरिंग आसान हो जाए। अमूल मेडिकल कॉलेज में एलोपैथी की पढ़ाई और सर्जरी होती है। हाँ, MBBS वगैरह। पर आयुष यूनिवर्सिटी में स्ट्रिक्टली आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी पर रिसर्च होती है और इन्हीं की डिग्री दी जाती है। ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पर फोकस करती है। अच्छा, अब क्लियर हो गया। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में बताए नए म्यूजियम्स और यूनिवर्सिटीज को नोट्स में कैसे मार्क करूं? इसमें देश का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जो गोरखपुर में बनेगा और नॉर्थ इंडिया का पहला आर्य गुरुकुल म्यूजियम जो फिरोजाबाद में बनेगा, इनका नाम है। इन्हें मैच द फॉलोइंग के लिए पढ़ना है? बिल्कुल सही समझी। ऐसे पहले संस्थान अक्सर मैचिंग क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि कौन सा कहाँ खुल रहा है। ठीक है सर, जिला और संस्थान की लिस्ट बना लूंगी। अब हम अपने राज्य की अगली खूबसूरत स्लाइड पर जा रहे हैं। जी सर, यहाँ सफारी जीप और कंपस के विजुअल्स दिख रहे हैं। हाँ, और उसके साथ विस्टाडोम ट्रेन रूट दिखाने वाले डॉटेड लाइंस भी हैं।
हेडलाइन पढ़ते हैं, पर्यटन और विरासत। टूरिज्म पर यूपी काफी फोकस कर रहा है आजकल। एकदम। देखो, मथुरा में पहला गौ संस्कृत म्यूजियम बन रहा है। सोनभद्र का सलखन फॉसिल पार्क अब यूनेस्को की प्रोबेबल लिस्ट में आ गया है। वाओ, यूनेस्को लिस्ट में। और कतरनिया घाट से दुधवा तक पहली विस्टाडोम ट्रेन सफारी शुरू हुई है। विस्टाडोम मतलब जिसकी छत शीशे की होती है। सर एक सवाल है, सलखन फॉसिल पार्क में क्या रखा है? क्या वहाँ सच में डायनासोर की हड्डियां मिलती हैं? नहीं, वहां डायनासोर की हड्डियां नहीं है। तो फिर वहाँ क्या फॉसिल्स हैं? देखो, वहां करोड़ों साल पुराने पेड़ पौधे और एल्गी हैं जो वक्त और प्रेशर के साथ बिल्कुल पत्थर यानी फॉसिल बन गए हैं। ये पृथ्वी के विकास की बहुत पुरानी कहानी बताते हैं। ओह, मतलब डायनासोर से भी पहले का वक्त। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में दिए फैक्ट्स पर एग्जामिनर किस तरह का सवाल बनाएगा? इसमें पहला नाइट सफारी पार्क जो कुकरेल लखनऊ में बन रहा है और नेशनल जियो हेरिटेज साइट जो कलिंजर फोर्ट बांदा में है, उनका जिक्र है। तो इनकी लोकेशन पूछेगा? हाँ, एग्जामिनर इनकी एग्जैक्ट लोकेशंस जिला वाइज पूछेगा, इसलिए जिला जरूर याद रखना। डन सर, लोकेशन याद रहेगी। चलो, अब अगली स्लाइड देखते हैं जो अवार्ड्स और अचीवमेंट्स पर है। हाँ सर, अवार्ड्स पर तो बहुत सवाल आते हैं हर एग्जाम में। स्लाइड के टॉप पर देखो, बनी हुई चमकती हुई ट्रॉफी और मेडल्स यही दर्शा रहे हैं। हेडलाइन है पुरस्कार और गौरव। इस साल किसके नाम चमके हैं सर? बाराबंकी की एक छोटी बच्ची पूजा पाल को डस्ट फ्री गेहूं थ्रेशिंग डिवाइस बनाने के लिए पीएम बाल पुरस्कार मिला है। वाओ, डस्ट फ्री डिवाइस। साथ ही एक्सीडेंट में मदद करने वालों के लिए 250,000 रुपए का राहवीर अवार्ड शुरू किया गया है। और यूपी पुलिस को उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार मिला है। सर, सड़क दुर्घटना के लिए ये राहवीर अवार्ड लाने की जरूरत क्यों पड़ी अचानक से? देखो, पहले लोग एक्सीडेंट देखकर भी आगे बढ़ जाते थे। हाँ, पुलिस केस के डर से। एकदम सही। उन्हें पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर का डर होता था। ये अवार्ड उन्हें हिम्मत देने और एज अ गुड समैरिटन उनकी मदद को रिवॉर्ड करने के लिए है, ताकि लोग आगे आएं। ये तो सच में बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में जो रिकॉर्ड्स और नंबर्स हैं, उन्हें रटना जरूरी है क्या? हाँ, रटना जरूरी है। इसमें लिखा है कि 2026 में यूपी को 10 पद्मश्री मिले हैं। और वाराणसी ने 1 घंटे में 2.5 लाख पेड़ लगाने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। एग्जैक्ट नंबर्स याद रखने होंगे ना? बिल्कुल। ऐसी उपलब्धियों की जो संख्या होती है यानी नंबर्स, वो प्री एग्जाम्स का सीधा टारगेट होती हैं। ठीक है सर, मैं इन नंबर्स को नोट कर लेती हूँ। अब हम अपनी अगली स्लाइड यानी एक्सप्रेसवेज की तरफ चलते हैं। जी सर, तैयार हूँ। इसमें एक लंबा एक्सप्रेसवे और उड़ते हुए ड्रोन का 3D आइकॉन बना है। सही कहा। हेडलाइन है एक्सप्रेसवे और कनेक्टिविटी। इसमें कौन से नए रास्ते खुल रहे हैं? गाजियाबाद को देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड मिला है। मीरठ में रिमोटली पायलटेड ड्रोन रनवे बन रहा है। और एक्सप्रेसवे की डिटेल्स? गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जो कि 91.35 किलोमीटर लंबा है, अब 4 जिलों को जोड़ रहा है। सर, ये ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड शब्द थोड़ा भारी लग रहा है। इसका आसान मतलब क्या है? देखो, एक आसान उदाहरण से समझाता हूँ। जब नगर निगम को किसी इको फ्रेंडली काम के लिए, जैसे सोलर प्लांट या वाटर ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो वो बैंक से लोन लेते हैं? नहीं, वो बैंक के बजाय आम जनता से लोन लेने के लिए एक पेपर जारी करते हैं। उसी को ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड कहते हैं। इससे एनवायरनमेंट का भी भला होता है और जनता को इंटरेस्ट भी मिलता है। ओह, अब समझ आया। ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट जैसा है। सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में गंगा एक्सप्रेसवे के नंबर्स दिए हैं, उनकी तैयारी कैसे करूं? इसमें गंगा एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 594 किलोमीटर और जिलों की संख्या 12 जिले बताई गई है। इनका डेटा इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि स्टेट सर्विसेज के एग्जाम में लंबी दूरी वाली परियोजनाओं का डेटा, खासकर लंबाई और जिलों की गिनती, हमेशा फोकस में रहता है। इसको तो रटना ही पड़ेगा। ठीक है सर, 594 किलोमीटर्स और 12 जिले, याद रहेगा। चलो, अब अगली स्लाइड पर आते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट डेज का रिवीजन है। अच्छा, रिवीजन वाली स्लाइड। हाँ, ठीक है सर। इस विजुअल में एक ऑर्बिट में घूमती हुई धरती यानी अर्थ का आइकन बना है। हेडलाइन है महत्वपूर्ण दिवस 2025 रिवीजन। इसमें पिछले साल की थीम्स हैं क्या? हाँ, देखो, नेशनल स्पोर्ट्स डे जो 29 अगस्त को होता है, उसकी थीम थी 1 घंटा खेल के मैदान में। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त की थीम आर्यभट्टा से गगनयान तक थी। और वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर की थीम थी विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक। सर, मेरा एक सिंपल डाउट है। स्पेस डे 23 अगस्त को ही क्यों फिक्स किया गया है, किसी और दिन क्यों नहीं? ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट से जुड़ा है।
याद है इस दिन क्या हुआ था? हाँ, चंद्रयान। हाँ, इस दिन भारत का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड हुआ था। उसी ऐतिहासिक दिन की याद में 23 अगस्त को स्पेस डे चुना गया। ओ हाँ, अब मुझे याद आया। कितना बड़ा दिन था वो? सर, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में जो पर्यावरण से जुड़ी डेट्स हैं, उन पर क्या फोकस करें? इसमें योगा डे 21 जून की थीम, एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग, और एनवायरनमेंट डे 5 जून की थीम, प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना दी गई है। इनकी थीम्स काफी लंबी हैं। हाँ, पर एनवायरनमेंट और हेल्थ की ग्लोबल थीम्स हमेशा पेपर सेट करने वालों की पहली पसंद होती हैं। उन्हें ग्लोबल अवेयरनेस चेक करनी होती है। जी सर, समझ गए। चलो, अब हम अपने सेशन की आखिरी स्लाइड देखते हैं। बिल्कुल सर। इस स्लाइड पर एक ऑफिशियल नेम प्लेट और आईडी कार्ड का आइकन बना हुआ है। मतलब ये अपॉइंटमेंट्स और नाम बदलने से जुड़ी स्लाइड है? एकदम सटीक पकड़ा। हेडलाइन है नियुक्तियां और नाम परिवर्तन। इसमें क्या नए बदलाव हुए हैं? लखनऊ के ऑफिशियल राजभवन का नाम अब जन भवन कर दिया गया है। आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम हो गया है। और कोई नया पार्क? हाँ, बाराबंकी में बसुक्स पार्क नाम से एक नया पार्क बन रहा है। सर, एक सवाल दिमाग में आ रहा है। राजभवन का नाम बदलकर जन भवन करने के पीछे क्या लॉजिक दिया गया है? देखो, राजभवन शब्द सुनते ही अंग्रेजों और शाही शासन की याद आती है, जैसे कोई राज कर रहा हो। हाँ, थोड़ा रॉयल साउंड करता है। वही जनभवन शब्द ये दिखाता है कि लोकतंत्र में ये भवन आम जनता यानी जन का है। इससे लोगों में एक अपनापन महसूस होता है। अच्छा, ये साइकोलॉजिकल और डेमोक्रेटिक रीजन था। सर, इस आखिरी रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में किन चीजों पर सवाल बनेंगे? इसमें यूपी के नए चीफ सेक्रेटरी शशि कुमार गोयल और शाहजहांपुर के पास जलालाबाद का नया नाम परशुराम नगरी पॉइंट आउट किया गया है। ये नाम वाले सवाल स्कोरिंग होते हैं ना? बहुत ज्यादा। रीसेंट अपॉइंटमेंट्स और बदले गए नाम स्टैटिक जीके के कंपैरिजन में काफी स्कोरिंग होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट फैक्चुअल होते हैं। ठीक है सर, मैं इन सब की एक लिस्ट बना लूंगी एग्जाम से पहले। बहुत बढ़िया। देखो, आज के इस सेशन में तुमने लगातार जिस तरह के सवाल पूछे, उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। एक आखिरी थॉट देना चाहूंगा। जी सर, बताइए। आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए सिर्फ इन फैक्ट्स को रटना मत, इनके पीछे के क्यों और कैसे को हमेशा ध्यान में रखना, जैसे आज हमने डिस्कस किया। इससे लॉन्ग टर्म रिटेंशन काफी बेहतर होता है। धन्यवाद सर। आज के इस डीप डाइव सेशन के बाद मेरी तैयारी सच में पहले से काफी मजबूत हो गई है। इस नई अप्रोच और लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस ने मेरा सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेशन काफी बढ़ा दिया है। ऑल द बेस्ट। हम आगे भी ऐसे ही डीपली चीजों को समझते रहेंगे।